Assalamu alaikum dear students, how are you all? I hope you will be fine. Today we will talk about the topic of indicators. As you know that we are studying chapter 10 acids, bases and salts, so it is related to the chapter 10 that is the indicator. लास्ट वीडियो में हमने पीएच स्केल के बारे में पढ़ा था, ठीक है। इस चैप्टर में बेसिकली हम एसिड, बेसिस और सॉल्ट्स के बारे में पढ़े हैं कि एसिड्स और बेसिस की केमिकल कंपोजिशन, उनकी प्रॉपर्टीज़ को हम डिस्कस कर चुके हैं। अब ये है कि अगर हमारे पास जो है डिफरेंट सॉल्यूशंस मौजूद होते हैं एसिड और बेसिस के, लैब के अंदर हम डिफरेंट जो प्रैक्टिकल हैं वो परफॉर्म करते हैं, और इंडस्ट्रियल लेवल में भी एसिड्स और बेसिस के डिफरेंट यूजेस हैं, उनको यूज़ में लाते हुए डिफरेंट प्रोडक्ट्स प्रिपेयर की जाती हैं। अब क्वेश्चन ये है कि हमारे पास जो है एसिड और बेस मौजूद है, लेकिन हम उसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? हाउ कैन यू डिस्टिंग्विश बिटवीन एसिड एंड बेस, बिकॉज मोस्टली सॉल्यूशंस ऑफ एसिड एंड बेसिस आर कलरलेस। अगर फॉर एग्जांपल आपके पास 2 सॉल्यूशन सामने बीकर में मौजूद हैं, एक सोल्यूशन एसिड का और एक बेस का है, दोनों कलरलेस सोल्यूशन है, यानी उन दोनों का कोई स्पेसिफिक कलर नहीं है, तो हम फिज़िकली उनको डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते, ठीक है, कि हम बता सकें कि कौन सा एसिड और कौन सा बेस है, अनटिल हमें कोई इंडिकेटर यूज़ करना पड़ेगा ताकि वो हमें इंडिकेट कर सके, निशानदही कर सके कि इनमें से, इन 2 सॉल्यूशंस में से कौन सा सॉल्यूशन एसिड का है और कौन सा बेस का मौजूद है। सो यहाँ पे हम आज बात करेंगे इंडिकेटर्स की। इंडिकेटर का मतलब ये है इंडिकेट करना, निशानदही करना, यानी कि हम एसिड और बेसिस में कुछ ऐसे केमिकल कंपाउंड्स डालेंगे, वो उनके डालते ही एसिड्स और बेसिस का आपस में, एसिड्स का और बेसिस का उन इंडिकेटर्स के साथ जो है रिएक्शन होगा, उन रिएक्शन के थ्रू वो सॉल्यूशन जो है वो कलर चेंज करेगा, और उसके थ्रू हम बता सकते हैं कि कौन सा एसिड और कौन सा बेस है। इसका मतलब ये है कि हर इंडिकेटर का अपना स्पेसिफिक कलर होता है जो वो एसिड और बेस में जो है वो शो करता है। नाउ बट व्हेन वी टॉक अबाउट द डेफिनेशन ऑफ द इंडिकेटर, indicators are the chemical compounds or substances that indicate presence or of acid and base by changing color of the solution. अब क्या है, आपके पास 2 solutions मौजूद हैं, both are colorless. Now you have to use indicator. That indicator will indicate and will tell you by change in the color of the solution that and you can identify which of the following solution has acid or which of the following has base. इज़ डेट क्लियर टू यू? आपको ये क्लियर हो गया कि इंडिकेटर्स क्या होते हैं, ठीक है। अच्छा, हम बात करते हैं जब इंडिकेटर्स की, तो हम जब कहते हैं कि ये केमिकल कंपाउंड्स हैं, तो हमें एक चीज़ याद रखनी चाहिए कि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। आप लोग ऑलरेडी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में पढ़ चुके हो। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो कंपाउंड्स होते हैं दैट आर मेड अप ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, और उनके साथ जो है इसेंशियल कोई एलिमेंट्स होते हैं, जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और सल्फ़र की हम अगर बात करें, यानी कि मेन कंपोनेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर कार्बन और हाइड्रोजन का होता है। तो इसका मतलब ये है कि जो इंडिकेटर्स हम यूज़ करते हैं टू आइडेंटिफाई और टू चेक the presence of acid and base, these indicators are organic compounds, they are made up of carbon and hydrogen. इसका मतलब इनमें मेन कंपोनेंट्स कार्बन और हाइड्रोजन है, ठीक है। अच्छा जी, अब हम अगर बात करें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, तो ऑब्वियसली कुछ इंडिकेटर्स वो होते हैं जो हमारे पास होते हैं नेचुरल इंडिकेटर्स। क्या होते हैं? नेचुरल इंडिकेटर्स। नेचुरल इंडिकेटर्स का मतलब ये है कि ये हम इन इंडिकेटर्स को हम नेचुरल रिसोर्सेज से प्रिपेयर करते हैं और हम उनको यूज़ करते हैं एसिड और बेस को इंडिकेट करने के लिए। इंडिकेटर्स हैव डिफरेंट कलर इन एसिडिक एंड अल्कलाइन सोल्यूशंस। अल्कलाइन सोल्यूशन मीन बेसिक सोल्यूशंस, वो बेसिस जो पानी में डिज़ोल्व हो जाती हैं, हम उनको अल्कलाइन भी बोलते हैं, अल्कलीस भी बोलते हैं। तो ऑब्वियसली जब इनका पानी में सोल्यूशन होगा तो हम इनको बोलेंगे अल्कलाइन सोल्यूशन और एसिडिक, यानी कि एसिड का पानी के अंदर सोल्यूशन मौजूद है और अल्कली और बेस का सोल्यूशन मौजूद है, और आप इंडिकेटर के थ्रू इंडिकेट करोगे उनकी प्रेजेंस को। यहाँ पे हमारे पास जो फर्स्ट नेचुरल इंडिकेटर है वो है लिटमस। लिटमस बेसिकली लिटमस पेपर होता है, पेपर स्मॉल उसकी स्ट्रिप्स होती हैं, ठीक है। वो 2 कलर्स में मिलती हैं हमें, रेड और ब्लू कलर में, यानी कि ये इन 2 कलर्स में होती हैं लिटमस के जो स्ट्रिप्स होती हैं। अब क्वेश्चन ये है कि लिटमस जो पेपर है जो हमारे पास रेड और ब्लू कलर में आता है, उसके ऊपर जो रेड और ब्लू का कलर है वो किस वजह से होता है? तो बेसिकली आपने याद रखना है कि जो लिटमस पेपर है वो हम लाइकन स्पीशी जो होती है हमारे पास, ये लाइकन जो है स्पीशी, वहाँ से हम क्या है
उनकी डाइस को प्रिपेयर करते हैं, उसका डिफरेंट जो केमिकल, उसके अंदर जो मौजूद केमिकल कंपाउंड्स हैं उनका डाई प्रिपेयर किया जाता है। और उस डाई के अंदर हम ब्लोटिंग पेपर होता है, ब्लोटिंग पेपर की स्ट्रिप्स को हम उसमें डिप करते हैं। तो डिप करने से उसकी डिफरेंट, लाइकन की बेसिकली डिफरेंट स्पीशीज़ हैं, तो बेसिकली उन डिफरेंट स्पीशीज़ की जो डाइज होती हैं वो 2 तरह के कलर देते हैं, रेड और ब्लू। हम ब्लोटिंग पेपर के अंदर को उस लाइकन के जो डाइज होते हैं उनमें केमिकल कलर डाई होते हैं, उनमें उसको डिप करते हैं, तो हमारे पास जो लिटमस पेपर हमें मिलते हैं उनका कलर होता है रेड, या वो हो सकते हैं ब्लू कलर के। लाइकन बेसिकली हम कहते हैं फंगस और एल्जी, जो फंजाई और एल्जी की एसोसिएशन से जो स्पीशी बनती है उसे हम लाइकन का नाम देते हैं। और ये लाइकन जो है ये डिफरेंट स्पीशीज़ होती हैं, तो ऑब्वियसली इनके डाइस जो हैं वो डिफरेंट कलर के होते हैं, रेड और ब्लू कलर में। और उन्हीं डाइस को यूज़ करते हुए हम लिटमस पेपर को प्रिपेयर करते हैं। उन डाई के अंदर हम ब्लोटिंग पेपर जो होता है उसकी स्ट्रिप्स को कट करके हम उनमें डिप करते हैं और उनको ड्राई करके हम उनको देन यूज़ करते हैं टू इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ एसिड एंड बेस। फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पे बीकर है, बीकर 2 बीकर्स हैं, ठीक है। इन दोनों बीकर के अंदर जो है वो कलरलेस सॉल्यूशंस मौजूद हैं, एक एसिड का है सॉल्यूशन और दूसरा क्या है, बेस का सॉल्यूशन मौजूद है। बोथ आर कलरलेस। हम यहाँ क्या करेंगे, हम इन दोनों के अंदर जो है ब्लू और रेड जो लिटमस पेपर है, ये ब्लू है और ये रेड कलर का लिटमस पेपर है, ये स्ट्रिप्स हैं, इनको डिप करेंगे, ये भी ब्लू और ये रेड, दोनों कलर। अब क्वेश्चन ये है कि आप अब कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि ब्लू और रेड कलर जो कि स्ट्रिप्स हैं उनमें बेसिकली क्या चेंज आएगा कि हम बेसिकली इंडिकेट करेंगे। आपने हमेशा याद रखना है कि जो रेड कलर की है, अगर स्ट्रिप में डालते ही, स्ट्रिप जो है बेसिकली सॉल्यूशन में डालते ही रेड कलर की जो स्ट्रिप है वो ब्लू कलर में चेंज हो जाए, यानी कि रेड कलर की जो स्ट्रिप है आपने उस सॉल्यूशन के अंदर डिप किया, डिप करने के बाद आप उसे बाहर निकालोगे तो वो आपको कौन सा कलर देगी, ब्लू, यानी कि रेड कलर उसका जो चेंज हो गया ब्लू में, तो आपको पता चल गया कि ये हमारे पास बेसिक सॉल्यूशन है, ये हमारे पास क्या है, बेस है। इज दैट क्लियर। अब इस बीकर के अंदर और इस बीकर के अंदर जो ब्लू वाली लिटमस पेपर थी उसने कोई कलर चेंज नहीं किया, सिर्फ रेड ने अपने आप को चेंज करके ब्लू कलर में चेंज कर दिया, तो इसका मतलब हमारे पास गिवन सॉल्यूशन कौन सा है, बेस। अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे रेड लिटमस पेपर जो है उसका कलर चेंज नहीं हुआ, उसका एज इट इज़ रहा, लेकिन जो ब्लू कलर का जो लिटमस पेपर है वो चेंज हो गया रेड कलर में। उससे हमें क्या साबित होता है कि हमारे पास जो गिवन सॉल्यूशन है वो क्या है, जो है वो एसिड है। यहाँ पे रेड कलर जो है वो ब्लू में चेंज हो गया, यहाँ पे जो ब्लू वाला था वो रेड में चेंज हो गया। अगर रेड वाला ब्लू में चेंज हो जाए तो वो हमारे पास सॉल्यूशन क्या है, बेस। और अगर ब्लू वाला लिटमस पेपर रेड कलर में चेंज हो जाए तो हम उसको क्या नाम देंगे कि हमारे पास गिवन सॉल्यूशन क्या है, एसिड है। नाउ यू कैन ईजिली आइडेंटिफाई acid or base with the help of litmus paper. Red litmus paper, when it changes into blue color, this will be the indication of base. When blue red litmus paper change into red color, this will be the indication of acid. इससे क्लियर हो गया आपको। अच्छा जी, अब हमारे पास जो नेचुरल इंडिकेटर्स हैं इसके अलावा हमारे पास एग्जांपल आती है रेड कैबेज और टर्मेरिक की। टर्मेरिक मीन हल्दी, यानी कि आप नॉर्मली जो है लैब के अंदर खुद भी जो है नेचुरल इंडिकेटर प्रिपेयर कर सकते हो। रेड कैबेज बेसिकली ये पर्पल कलर की हमारे पास जो है कैबेज होती है, लेकिन हम इसको नॉर्मली रेडिश कलर की कैबेज ही कहते हैं, ठीक है। इसका क्या होता है, रेड कलर की है, रेड कैबेज जो है बेसिकली पर्पल कलर की होती है। इसमें आप क्या कर सकते हो, पानी के अंदर इसको बॉयल करो, इतनी मैक्सिमम टाइम के लिए इतना बॉयल करें कि मैक्सिमम जो इसका कलर है वो सारा का सारा पानी में चला जाए। देन आप क्या करो, आप ब्लोटिंग पेपर की स्मॉल स्ट्रिप को लेके उस डाई के अंदर डालें, वो उसका कलर जितना भी होगा वो उस पेपर के ऊपर आ जाएगा। यानी कि अब आपने वो एक पेपर जो है इंडिकेटर पेपर जो है वो बना लिया है। अब आप उसको किसी एसिड और बेस के सॉल्यूशन में डिप करोगे तो अगर वो इस ब्लू कलर, वो जो पर्पल कलर का जो कलर है उस स्ट्रिप के ऊपर, जो पर्पल कलर का जो कैबेज का कलर होगा वो अगर रेड में चेंज हो जाए तो वो हमारे पास एसिड होगा सॉल्यूशन। और अगर किसी बेस में डालने से वो ग्रीन कलर का जो है वो चेंज हो जाए तो इसका मतलब ये कि हमारे पास जो सॉल्यूशन क्या है, बेस है। इसका मतलब है इन नेचुरल इंडिकेटर्स के थ्रू भी आप एसिड और बेस को आइडेंटिफाई कर सकते हो। थर्ड वन हमने लिटमस है, वो लिटमस डिस्कस कर लिया है। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? नाउ इसके अलावा हम बात करेंगे सेकंड और थर्ड इंडिकेटर जो हमारे पास जो है इंडिकेटर होते हैं वो है फिनोफ्थलीन इंडिकेटर, फिनोल लिख के फिथलीन, फिनोफ्थलीन इंडिकेटर है। और जो थर्ड वन है वो हमारे पास है मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर। अब फिनोफ्थलीन इंडिकेटर जो है बेसिकली ये वाइट कलर का क्रिस्टलाइन सॉलिड पाउडर होता है
इसको हम पानी के अंदर डिज़ोल्व करके ये डाई प्रिपेयर करते हैं, इसका सोल्यूशन प्रिपेयर करते हैं। ये बेसिकली ये कलरलेस होता है, ठीक है। जब उसके वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड पाउडर को हम वाटर में डिज़ोल्व करते हैं तो ये कलरलेस सोल्यूशन में चेंज हो जाता है। इस कलरलेस सोल्यूशन के फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पे 2 सॉल्यूशंस मौजूद हैं, एसिड और बेस, बोथ आर कलरलेस। फिजिकली वी कैन नॉट आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसिड और बेस, तो कलरलेस सोल्यूशन है। इसके फ्यू ड्रॉप्स हम यहाँ पे डालेंगे इस सोल्यूशन में और फ्यू ड्रॉप्स हम इसके अंदर डालेंगे। अगर ड्रॉप्स डालते ही सोल्यूशन का कलर पिंक हो जाए तो हमारे पास वो सोल्यूशन कौन सा है, बेस। कौन सा है, बेस। और अगर ड्रॉप्स डालने के बाद नो चेंज इन कलर, यानी कि कलर में चेंज नहीं आया, वो कलरलेस का कलरलेस ही रहा है, तो इसका मतलब हमारे पास गिवन सोल्यूशन कौन सा है, एसिड। इसका मतलब ये है कि बेस को आइडेंटिफाई करने के लिए आप फिनोप्थलीन यूज़ कर सकते हो। फिनोप्थलीन इटसेल्फ कलरलेस होता है, लेकिन अगर हम बेस के सोल्यूशन में डालें तो हम पिंक में चेंज हो जाता है और एसिड में ये कोई कलर चेंज नहीं करता, जिससे हमें पता चल जाता है कि कौन सा एसिड है और कौन सा बेस है। नॉर्मली लैब के अंदर जब हम प्रैक्टिकल परफॉर्म करते हैं, एसिड और बेस को प्रिपेयर करते हैं, एसिड और बेस के सॉल्यूशंस को जब हम प्रिपेयर करते हैं तो प्रिपेयर करते हुए हम जब चेक करना चाहते हैं कि हमारे पास जो गिवन कंपाउंड है, जो प्रोडक्ट बनी है, वो एसिड है या बेस है, या हमने उसकी चेक करना हो कि के एसिड प्रिपेयर हो गया है या बेस प्रिपेयर हो चुकी है, तो हम इंडिकेटर्स के फ्यू ड्रॉप्स डालते हैं और वही कलर चेंज हमें बता देता है कि उसमें एसिड मौजूद है या बेस मौजूद है। एंड द थर्ड वन इज़ द मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज जो बेसिकली जो हम सोल्यूशन यूज़ करते हैं, ये भी मिथाइल ऑरेंज है। इसका क्या हम करते हैं, इसको भी हम इसके फ्यू ड्रॉप्स जो हैं वो सोल्यूशन में डालेंगे। एक हमारे पास एसिड और एक हमारे पास क्या है, बेस। इसके भी फ्यू ड्रॉप्स डालेंगे। फ्यू ड्रॉप्स डालने से ये जो है कलर कौन सा देगी, ये रेड कलर का शो होगी, जिससे हमें पता चल जाएगा कि हमारे पास गिवन कंपाउंड कौन सा है, एसिड है। और अगर ये फ्यू ड्रॉप्स डालने से इसका कलर, सोल्यूशन का कलर येलो कलर का हो, बेसिकली ये केमिकल रिएक्शन के थ्रू कलर चेंज करते हैं, लेकिन जो हमने लिटमस सोल्यूशन पढ़ा, उस लिटमस सोल्यूशन से हम फिज़िकली बस उसको में डिप करके, इस लिटमस पेपर को हम डिप करके फिज़िकली हम उसमें कलर चेंज जो होगा उससे आइडेंटिफाई करेंगे। लेकिन फिनोप्थलीन के ड्रॉप्स डालने से केमिकल रिएक्शन होगा और उस दौरान जो है कलर चेंज होगा, और वो कलर चेंज हमें शो करेगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग सोल्यूशन इज़ एसिडिक और बेसिक। यहाँ पे अगर वो येलो कलर का सोल्यूशन हो जाए तो उससे हमें पता चलता है कि हमारे पास गिवन कंपाउंड क्या है, वो बेस है। यहाँ तक क्लियर है आपको, यानी कि लिटमस पेपर, फिनोप्थलीन और मिथाइल ऑरेंज, इन 3 इंडिकेटर्स को हम कॉमनली लैब के अंदर यूज़ करते हैं टू चेक द प्रेजेंस ऑफ एसिड और बेस। यहाँ तक क्लियर हो गया आपको, ओके। अब हम बात करेंगे कि हमने जो हमारे पास जो गिवन सोल्यूशन थे, हमने उनमें सबसे पहला जो स्टेप है वो क्लियर कर लिया। बाय द यूज़ ऑफ दीज इंडिकेटर्स वी हैव कम टू नो दैट विच ऑफ द फॉलोइंग सोल्यूशन इज़ एसिडिक और बेसिक। अब सेकंड स्टेप में हम क्या करते हैं, हम उनकी रिलेटिव स्ट्रेंथ मालूम करते हैं कि आइदर जो हमने एसिड आइडेंटिफाई किया है वो स्ट्रॉन्ग एसिड है या वीक एसिड है, और जो हमने बेस आइडेंटिफाई की है वो स्ट्रॉन्ग बेस है या वीक बेस है। तो इसका मतलब ये है कि सेकंड स्टेप हमारा क्या होगा, यू हैव टू चेक द रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस विद द हेल्प ऑफ पीएच स्केल। हमने पीएच स्केल जो लास्ट वीडियो में पढ़ा था, उसमें हमारे पास स्केल पे जो हमारे पास स्केल था, उस स्केल के ऊपर 1 से लेकर 14 तक रीडिंग थी। अगर 1 से लेकर 6 तक रीडिंग आए पीएच की तो उसका मतलब है कि वो हमारे पास क्या है, एसिड। अगर वो 7 आए तो वो हमारे पास क्या है, एक न्यूट्रल सब्सटेंस है। और अगर 8 से लेकर 14 तक आए तो वो हमारे पास क्या है, बेसिक सोल्यूशन है। हमने पढ़ा था कि हमारे पास 1 2 3 4 5 6, 1 से लेकर 6 तक जो हमारे पास पीएच वैल्यू है, पीएच वैल्यू जितनी कम होगी, यानी कि 6 4 5 4 3 2 1, जैसे जैसे पीएच कम होगी वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। लेकिन जैसे जैसे पीएच बढ़ती जाएगी, 8 9 10 11 12 13 14, जितनी पीएच वैल्यू ज़्यादा आएगी, इसका मतलब ये है कि उसके अंदर अब एसिड लेवल कम हो गया और बेसिक लेवल ज़्यादा हो गया। तो जितनी पीएच वैल्यू कम होगी वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, और जिसकी पीएच वैल्यू ज़्यादा होगी वो ज़्यादा बेसिक
होगा, स्ट्रॉन्ग बेस होगी। यानी कि अगर मैं आपको कहूँ कि आपके पास एक सॉल्यूशन है, उसमें 2 सॉल्यूशन है, एक की pH 2 है और एक की pH 4 है, आपने फ़ौरन से कह देना है कि जिसकी pH सबसे कम होगी वो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड। pH जितनी कम होगी वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, pH जितनी ज़्यादा होगी वो उतना वीक एसिड होगा और वो स्ट्रॉन्ग बेस होगा। यानी अगर हम कहें कि 14 जिसकी pH होगी वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस होगी और वो सबसे वीक एसिड होगा। इज़ दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अब हम उसके लिए क्या करते हैं, अब हमने चेक करना है, यू हैव टू आइडेंटिफाई दैट विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज स्ट्रॉन्ग और विच ऑफ द फॉलोइंग बेस इज स्ट्रॉन्ग. So you have to use measuring. Now the next topic is measuring pH values. अब हमने pH values को measure करना है. हमारे पास यहाँ पे 2 पॉइंट्स हैं, 2 पॉइंट्स को हम कवर करते हैं. फर्स्ट पॉइंट है यूनिवर्सल इंडिकेटर. यूनिवर्सल इंडिकेटर्स हम यूज़ करते हैं यहाँ पे. हमारे पास क्या होता है, हमारे पास एक चार्ट होता है, pH चार्ट होता है. उस चार्ट के ऊपर 1 से लेकर 14 तक डिफरेंट कलर्स शो हो रहे होते हैं, डिफरेंट कलर्स स्कीम होती है. यानी कि हमारे पास एक चार्ट है, pH का चार्ट होता है. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एंड 14. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. वो हर pH पे डिफरेंट कलर होते हैं. यानी कि अगर हम कहेंगे जिसकी pH 1 है, यहाँ पे वो जो चार्ट है पेपर है उस पर ये ब्राइट रेड कलर का वो शो हो रहता है, ये ऑरेंज कलर का होगा, ये उससे लाइट कलर का जो है वो शो होगा, लाइट ऑरेंज कलर का होगा. ठीक है. यानी कि एक चार्ट पेपर होता है, कलर चार्ट होता है जिसके ऊपर pH की वैल्यूज़ होती हैं विद डिफरेंट कलर्स. हम उसी कलर्स को के थ्रू जो है किसी भी एसिड और बेस की pH वैल्यू को आइडेंटिफाई कर सकते हैं. जितनी pH वैल्यू कम होगी, 6 से कम होगी, वो उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा. अगर किसी की pH जो है वो 8 से ज़्यादा होती जाएगी तो वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस होती जाएगी. यानी कि वो कम एसिड है लेकिन वो स्ट्रॉन्ग बेस है. अब ये जो चार्ट पेपर है उसके ऊपर डिफरेंट कलर्स शो होते हैं और हमारे पास एक पेपर होता है pH पेपर, जिसे हम कहते हैं pH पेपर स्ट्रिप्स होती हैं. ठीक है. ये ऑरेंज कलर की और वाइट कलर की पेपर की स्ट्रिप्स होती हैं. ये भी बेसिकली ब्लोटिंग पेपर होती हैं और इस ब्लोटिंग पेपर के ऊपर जितने भी हमारे पास नेचुरल इंडिकेटर्स हैं या लैब के अंदर केमिकल इंडिकेटर्स हैं, उनके मिक्सचर्स के जो डाइज हम प्रिपेयर करते हैं उनके अंदर इनको डिप करके प्रिपेयर किया जाता है ताकि सारे के सारे डाइज जो है वो इनके ऊपर मिक्सचर जो है वो इनके ऊपर अटैच हो जाएं. और जैसे जैसे हम डिफरेंट एसिडिक और बेसिक मीडियम में इनको डिप करते जाएंगे वो उसी तरह से जो है वो चेंज करते जाएंगे अपना कलर. जैसे कि लिटमस पेपर है, फिनोफ्थलीन और मिथाइल ऑरेंज, इस तरह के जो जो होते हैं इंडिकेटर्स, इनका मिक्सचर प्रिपेयर किया जाता है. उस मिक्सचर के अंदर इस ब्लोटिंग पेपर को हम जो है वो डिप करते हैं और डिप करने से जो उसको बाद में बाहर निकाल के उसको सुखा दिया जाता है, ड्राई किया जाता है और वो चेंज हो जाता है इनटू pH पेपर स्ट्रिप. यानी कि हम इस pH को अब डिफरेंट एसिड और बेसिक सॉल्यूशंस में डिप करेंगे. ये उस सॉल्यूशन इसके ऊपर जो डिफरेंट मिक्सचर्स हैं, इंडिकेटर्स के मिक्सचर हैं, वो डिफरेंट एसिडिक और बेसिक मीडियम में डिफरेंट कलर्स देंगे. वो जो कलर देंगे उस कलर को हम यहाँ से जो चार्ट पेपर है उससे मैच करेंगे और डायरेक्टली हम बता सकेंगे कि वो जो एसिड है उसकी pH क्या है और बेस की pH क्या है. उस pH से हमें पता चल जाएगा. अगर वो कम pH आ रही है तो हम बता सकते हैं वो स्ट्रॉन्ग एसिड है. अगर उसकी pH वैल्यू जो है वो यहाँ पे मैच हो रही होगी तो वो हमें पता चल जाएगा कि वो एसिड नहीं कि क्या है बल्कि स्ट्रॉन्ग बेस है. इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? लेट्स सपोज कि हमारे पास जो गिवन सोल्यूशन था उसमें हमने ये जो है pH पेपर की जो स्ट्रिप है वो डिप करने से हमने बाहर उसको निकाला तो उसका कलर जो है वो रेड हो गया. अब हम यहाँ पे मैच करेंगे, ये यहाँ पे फॉर एग्जांपल वो मैच कर गया रेड कलर. इससे हमें पता चल गया कि उस सोल्यूशन की pH क्या है, 1 है. इज दैट क्लियर? अगर लेट्स सपोज कि अगर हमारे पास जो है वो ब्लू कलर का उसने कलर सोल्यूशन किया तो वो यहाँ पे कोई कलर मैच होगा, उससे हमें पता चल जाएगा कि pH वैल्यू ज़्यादा है तो वो वीक एसिड है लेकिन वो स्ट्रॉन्ग बेस है. क्लियर हो गया आप सबको कि हम pH पेपर स्ट्रिप्स को यूज़ करते हुए pH का बता सकते हैं. स्ट्रॉन्ग एसिड है, वीक एसिड है, स्ट्रॉन्ग बेस है, वीक बेस है, विद द हेल्प ऑफ दिस कलर्ड चार्ट पेपर. ठीक है, जिसके ऊपर डिफरेंट pH पे डिफरेंट कलर्स शो हो रहे होते हैं. यहाँ तक क्लियर आप सबको? और सेकंड हमारे पास है एक pH मीटर. एक मीटर होता है बेसिकली, जिस तरह आप लोग लैब के अंदर या करंट की डिटेक्शन के लिए गैल्वानोमीटर और स्पीडोमीटर जो कार्स में यूज़ होता है, इसके अलावा
जो वोल्ट मीटर है, उन सब के ऊपर देखें तो हमारे पास क्या होता है, एक रीडिंग होती है, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 एंड ऑनवर्ड, और यहाँ पे एक नीडल अटैच हुई होती है, ठीक है। और ये हमारे पास एक पीएच मीटर है, इस मीटर के ऊपर पीएच वैल्यूज़ होती हैं 1 से लेकर 14 तक, और ये नीडल शो हो रही होती है। ये नीडल जो है अपनी डायरेक्शन या तो लेफ़्ट शो करेगी या राइट शो करेगी। जब हम इसके साथ एक वायर होती है और उसके ऊपर उसके साथ अटैच होता है एक रॉड, जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोड। क्या कहते हैं उसे? इलेक्ट्रोड। इस इलेक्ट्रोड को हम किसी भी सोल्यूशन के अंदर डिप करेंगे, वो एसिड है या बेस, और फ़ौरन से यहाँ पे जो नीडल है वो अपनी डायरेक्शन को मूव करेगी, या तो लेफ़्ट मूव करेगी या राइट मूव करेगी। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक सोल्यूशन था, उस सोल्यूशन के अंदर हम क्या करेंगे, इस इलेक्ट्रोड को डिप करेंगे। डिप करते ही ये नीडल जो है अपनी डायरेक्शन के हिसाब से जो है वो अपने आप को मूव करेगी, पीएच के अकॉर्डिंग मूव करेगी अपनी डायरेक्शन को। फॉर एग्जांपल वो डिप करने के बाद वो आ गया पीएच 2 पे, आके कहाँ पे वो नीडल रुकी पीएच 2 पे, तो उससे हमें पता चल गया कि वो सोल्यूशन जो है उसकी पीएच 2 है और वो एसिडिक है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। इज़ दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? और अगर हम किसी सोल्यूशन में डिप करें, वो रीडिंग वो राइट की तरफ शो करे, 7 से ज़्यादा आए, 8 9 10 12 13 14 में से कोई वो रीडिंग शो करे, तो हमें इससे पता चल जाएगा कि वो क्या है, बेस है। और अगर या वीक बेस है या स्ट्रॉन्ग बेस है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हम बता सकते हैं। क्लियर हो गया आप सबको कि इसका ये सबसे ज़्यादा एक्यूरेट मेथड है, क्योंकि इसमें एग्जैक्ट रीडिंग जो है वो शो होती है और उससे हम डायरेक्ट पीएच का अंदाज़ा लगा सकते हैं। यानी कि हम पीएच मीटर के थ्रू और यूनिवर्सल इंडिकेटर जो चार्ट पेपर है, यूनिवर्सल चार्ट पेपर जो इंडिकेटर का मिलता है, हम उससे भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। हम पहले लिटमस पेपर, फिनोल्फ्थलीन और मिथाइल ऑरेंज को यूज़ करते हुए बताएंगे कि एसिड और बेस कौन सा है। फिर हम उनकी रिलेटिव स्ट्रेंथ को बताएंगे बाय यूजिंग यूनिवर्सल इंडिकेटर और बाय यूजिंग पीएच मीटर। इन दोनों में से जो सबसे ज़्यादा एक्यूरेट है वो है पीएच मीटर। इससे हमें एक्यूरेट रीडिंग हमें पता चलती है। अच्छा जी, अब हम यहाँ पे लैब के अंदर इस तरह से भी, यानी कि इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हुए पीएच मालूम कर सकते हैं, और दूसरी है हम कैलकुलेशन से जो है फाइंड आउट करें। यानी कि अगर हमारे पास लैब के अंदर डिफरेंट मोलैरिटी के सॉल्यूशंस मौजूद हैं, एसिड्स के और बेस के, और हमें उनकी पीएच वैल्यूज़ का नहीं पता, तो हम पीएच मीटर की जगह उनको कैलकुलेट करके पीएच फार्मूला और पीओएच का जो फार्मूला हमने लास्ट वीडियो में डिराइव किया था, उसमें हम हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन और हाइड्रोक्साइड आयन की कंसंट्रेशन को पुट करते हुए, डिफरेंट मोलर सॉल्यूशंस की वैल्यूज़ को पुट करते हुए, हम उनकी कैलकुलेशन के थ्रू पीएच वैल्यूज़ और पीओएच वैल्यूज़ बता सकते हैं। इज़ दैट क्लियर? यानी कि अब यहाँ पे हम कुछ न्यूमेरिकल सोल्व करते हैं। अब उससे हमें पता चल जाएगा कि हम इंस्ट्रूमेंट की बजाय हम नॉर्मल कैलकुलेशन से भी पीएच वैल्यूज़ को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नाउ लेट्स सपोज कि हमारे पास एक स्टेटमेंट है, ठीक है, हमारे पास एक सोल्यूशन है हाइड्रोक्लोरिक एसिड का, हमारे पास लैब के अंदर मौजूद है, उसकी मोलैरिटी है 0.01 मोलर, ठीक है, उसकी हमने पीएच वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हम बेसिकली पीएच का जो फार्मूला है उसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे, और हम डायरेक्ट कैलकुलेशन से पीएच वैल्यूज़ को भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और उससे हमें पता चल जाएगा अगर वो 1 या 2 और 3 होगी तो वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, 4 5 6 होगी, पीएच वैल्यू बढ़ती जाएगी तो वो वीक एसिड होगा। तो हम यहाँ पे बेसिकली आइडेंटिफाई करेंगे कि इसकी पीएच वैल्यू आती क्या है, ठीक है। अब हमारे पास लेट्स सपोज हमारे पास जो है डाटा क्या है, हमारे पास मोलैरिटी क्या है, 0.01 सोल्यूशन है, मोलर है हमारे पास, ठीक है। अब इसमें बेसिकली देखें हमारे पास जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ठीक है, हम एसिड की बात करें हैं, पीएच वैल्यूज़ निकालनी है, तो पीएच वैल्यूज़ जो हैं उसके लिए हमें हाइड्रोजन आयन की वैल्यूज़ का पता होना चाहिए कि हाइड्रोजन आयन की वैल्यू कितनी है। तो आपने एक बात याद रखनी है, किसी भी सोल्यूशन और जो एसिड है या वो बेस है, उसकी जितनी मोलर वैल्यू दी होगी वही उसकी हाइड्रोजन आयन को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। यानी कि अगर हमने पीएच वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो पीएच वैल्यू में जो हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन है उसकी वैल्यू क्या होगी, वही होगी जो उसकी मोलैरिटी होगी। यानी कि 0.01 उसकी जो मोलैरिटी है वही हाइड्रोजन आयन की वैल्यू है, ठीक है। यानी लेट्स सपोज हम अगर बात करें हाइड्रोक्लोरिक एसिड की, तो ये जब आयोनाइज होगा तो ये क्या प्रोड्यूस करेगा, हाइड्रोजन आयन प्लस क्लोराइड आयन, ठीक है, एक हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस कर रहा है। तो हम यहाँ पे कहेंगे कि हाइड्रोजन आयन की जो वैल्यू है वो कितनी है, 0.01 मोलर
हाइड्रोजन आयन की जो वैल्यू है वो क्या है, कंसनट्रेशन क्या है 0.01। या तो आप इस वैल्यू को डायरेक्ट एज इट इज़ भी लिख सकते हो या आप इसको पावर में भी चेंज कर सकते हो, यानी कि आपने साइंटिफिक नोटेशन वाली वैल्यू जो है कैलकुलेशन पड़ी हुई है कि अगर आप पॉइंट को राइट साइड पे मूव करो तो क्या आएगा, किसी सिग्निफिकेंट फिगर के बाद 1 इंटू 10⁻⁻, कितने वो डिजिट क्रॉस करेगा उस हिसाब से इसमें पावर आ जाएगी, 2 डिजिट क्रॉस करेगा 10⁻²। ये हमारे पास कंसंट्रेशन आ गई। इट्स अप टू यू कि आप इस कंसंट्रेशन से वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हो या आप इसकी पावर में वैल्यू चेंज करना चाहते हो। अब हमारे पास ये हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन मौजूद है, ठीक है। अब हमारे पास जो पीएच का फॉर्मूला है, पीएच क्या है, पीएच इज कॉल्ड नेगेटिव लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन, ठीक है। हमने हाइड्रोजन आयन की जो कंसंट्रेशन वैल्यू है उसका नेगेटिव लॉग लेना है, उस नेगेटिव लॉग का जो आंसर होगा वो पीएच वैल्यू होगी। लेट्स सपोज हमारे पास क्या है, नेगेटिव लॉग हम लेना है, हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन कितनी है 0.01, तो आप क्या करोगे 0.01 वैल्यू का नेगेटिव लॉग लोगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो क्या है 2, यानी कि हमारे पास क्या है आई वैल्यू pH 2। pH वैल्यू 1 और 2 ये बहुत कम वैल्यू है pH की, तो इसका मतलब ये है कि ये क्या है स्ट्रॉन्ग एसिड है। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू कि हमने इस कैलकुलेशन के थ्रू जो है वो pH आइडेंटिफाई कर ली कि वो क्या है स्ट्रॉन्ग एसिड है या वो वीक है। इज दैट क्लियर। अच्छा जी, दो तरह के एसिड्स होते हैं, कुछ में एसिड वो होते हैं जो एक ही हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करते हैं जिनके पास एक ही हाइड्रोजन होता है, और कुछ ऐसे एसिड्स भी होते हैं जिनके पास एक से ज़्यादा हाइड्रोजन होते हैं, जब वो आयोनाइज होते हैं तो वो ज़्यादा हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड की, तो सल्फ्यूरिक एसिड है उसका फॉर्मूला है H2SO4, कितने हाइड्रोजन है यहाँ पे 2 है, तो जब ये डिसोसिएट होके पानी के अंदर जब इसका हम सोल्यूशन बनाएंगे तो ये 2 हाइड्रोजन आयन देगा। तो आपने हमेशा याद रखनी है वैल्यू ये बात कि जो भी हमारे पास मोलर वैल्यू दी होगी वही हाइड्रोजन आयन की वैल्यू होगी, और उस वैल्यू को हमने हाइड्रोजन के जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं जो आयंस होंगे नंबर ऑफ मोल्स से मल्टीप्लाई उनको क्या करना होगा, ठीक है। लेट्स सपोज हमारे पास जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है H2SO4 व्हेन इट डिसोसिएट्स इन वाटर इट प्रोड्यूसेस 2 हाइड्रोजन आयन प्लस सल्फेट आयन। ये कितने आयन प्रोड्यूस कर रहा है 2 हाइड्रोजन आयन। अगर हम बात करें यहाँ पे एक सिंगल, ये हमेशा जो वैल्यू होगी ये सिंगल एक हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन वैल्यू है। अगर आपने 2 या 3 के लिए कैलकुलेट करना होगा तो आप उनकी वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करोगे उनकी नंबर ऑफ मोल से। अगर 2 मोल हाइड्रोजन आयन के हैं या 3 मोल हैं, जैसे कि यहाँ पे हमारे पास 1 मोल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड है, when it dissociate into water it produces 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन आयन एंड 1 मोल ऑफ सल्फेट आयन। तो यहाँ पे हमारे पास जो 1 मोल हाइड्रोजन है उसकी वैल्यू है 0.01। अगर हमारे पास यहाँ पे 2 है तो हम उसको डायरेक्ट 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा आंसर 0.02 मोलर। इज दैट क्लियर। यानी अगर यहाँ पे 3 होता तो हम इस 0.01 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। बताने का मकसद ये है कि ये जो भी मोलर वैल्यू दी होगी ये एक हाइड्रोजन की वैल्यू है। अगर आपके पास मोल्स नंबर ऑफ मोल्स हाइड्रोजन की ज़्यादा है तो आप उनकी उसी वैल्यू के साथ क्या करोगे, इसको मल्टीप्लाई करोगे। ये हमारे पास वैल्यू आ गई। नाउ यू हैव टू पुट दिस वैल्यू इनटू द formula negative log of concentration of hydrogen ion। नेगेटिव लॉग, यहाँ पे हमारे पास हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन कितनी है 0.02। तो जब आप इसकी pH वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो क्या होगा, आंसर इज़ 1.7। इसका मतलब ये कि तो 2 से भी बहुत कम वैल्यू है, यानी कि जितनी कम वैल्यू होगी pH की वो उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। सो हाइड्रोक्लोरिक सल्फ्यूरिक एसिड जो है जिसका 0.01 मोलर सोल्यूशन है उसकी pH वैल्यू है 1.7, स्ट्रॉन्ग एसिड है। यहाँ तक क्लियर हो गया आपको। अब हम सॉल्व करेंगे वो एग्जांपल्स, वो प्रॉब्लम्स जो कि किसी बेस के साथ हैं। हम डिफरेंट मोलैरिटी का कोई बेसिक सोल्यूशन लेंगे और उसकी pH वैल्यू और pOH वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट जो आपके पास एग्जांपल है वो है फाइंड आउट pH एंड pOH ऑफ 0.001 मोलर सोल्यूशन ऑफ पोटाशियम हाइड्रोक्साइड। फर्स्ट आपने क्या कैलकुलेट करना है, आपने कैलकुलेट करना है pH, आपने कैलकुलेट करना है और pOH, ये 2 चीज़ें आपने कैलकुलेट करनी है। लेकिन इन दोनों चीज़ों को आप एट द सेम टाइम कैलकुलेट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आपने पहले चेक करना है कि आपके पास सोल्यूशन कौन सा है, एसिडिक सोल्यूशन दिया है या बेसिक सोल्यूशन दिया हुआ है। तो आपके पास यहाँ पे एसिडिक सोल्यूशन नहीं है, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड जिसके पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, ये बेस है, इट इज़ अ बेस।
तो बेस को जब हम पानी के अंदर डिज़ोल्व करते हैं तो ये हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस करेगी। तो जब हम इसका हमारे पास जो 0.001 मोलर का सोल्यूशन है, जब इसका पानी के अंदर सोल्यूशन ये बनाया गया तो इसके पास थे हाइड्रोक्साइड आयन। तो यहाँ पे हम बेसिकली बेस के लिए हम यूज़ करेंगे, पहले pOH वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, फिर हम pH वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि हम किसी भी एसिड की pH वैल्यू डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि pH वैल्यू रिप्रेजेंट करती है नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन। तो एसिड हाइड्रोजन आयन बनाता है, तो उसकी जो कि जितनी मोलारिटी वाला सोल्यूशन होगा वो उसके हाइड्रोजन आयन होंगे। लेकिन एक बेस की अगर हमने pH वैल्यू करनी है तो बेस तो डायरेक्टली pH वैल्यू उसकी कैलकुलेट नहीं कर सकते, हमें उसके लिए पहले pOH वैल्यू कैलकुलेट करना पड़ेगी, क्योंकि वो हाइड्रोक्साइड आयन देता है। तो हमारे पास जो है यहाँ पे पहले हम pOH कैलकुलेट करेंगे, देन हमारे पास जो है उसी वैल्यू से हम pH कैलकुलेट करेंगे। कैसे करेंगे ये हम देखते हैं। सबसे पहले आपने जो भी सोल्यूशन है उसकी पहले उसका आयोनाइजेशन जो रिएक्शन जो उसकी आयोनाइजेशन जो इक्वेशन है वो लिखनी है। जैसे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है KOH, व्हेन इट डिसोसिएट इनटू वाटर इट प्रोड्यूसेस पोटेशियम आयन प्लस हाइड्रोक्साइड आयन। यानी 1 मोल पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का था, उसने एक पोटेशियम आयन प्रोड्यूस किया और एक ही हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस किया। नाउ फर्स्ट वी विल फाइंड आउट pOH। pOH इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग ऑफ कंसेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन। बेस की हमेशा पहले हम pOH कैलकुलेट करते हैं फिर pH करते हैं, लेकिन एसिड की हमेशा पहले pH कैलकुलेट की जाती है फिर हम उसकी pOH कैलकुलेट कर सकते हैं। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? नाउ जब हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे, नेगेटिव लॉग यही है जो हाइड्रोजन जो मोलारिटी वैल्यू है, यही इसकी क्या है, कंसेंट्रेशन वैल्यू। जब हमने कैलकुलेट की कैलकुलेटर पे तो हमारे पास जो आंसर आया वो था pOH 3। क्या आंसर आया? pOH 3। नाउ वी हैव कैलकुलेटेड इट्स pOH वैल्यू 3। pOH वैल्यू 3 है तो आपने याद रखना है कि जितनी pH वैल्यू ज़्यादा होगी वो वीक एसिड होगा, और जितनी pOH ज़्यादा होगी वो वीक बेस होगा। जाहिर है OH रिप्रेजेंट करता है बेस को, तो इससे क्या साबित हो रहा है आपको? pOH जितनी ज़्यादा होगी वीक बेस, pOH जितनी कम वो स्ट्रॉन्ग बेस। तो ये pH कम है, pOH कम है, तो इससे क्या हम साबित करेंगे कि हमारे पास ये क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है। ठीक है, अच्छा जी, अब हमारे पास है pH हमने कैलकुलेट करनी है। हमने लास्ट टाइम जो फार्मूला डिराइव किया था वो ये था pH प्लस pOH इज इक्वल टू 14। pH हमने मालूम करनी है, इसको इधर ही रखेंगे, pOH को हम उस साइड पे ले जाएंगे, यहाँ पे प्लस हो रहा है, 14 के साथ क्या हो जाएगा, ये माइनस। 14 में से आप pOH वैल्यू को माइनस कर दोगे, 14 में से 3, तो आपके पास क्या आएगा आंसर, pH इज इक्वल टू 11। pH वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी वो वीक एसिड होगा, लेकिन वो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग बेस। क्लियर हो गया? pH वैल्यू कम ज़्यादा ही है हमारे पास, जितनी ज़्यादा होगी उसका मतलब उतने वो वीक एसिड है, और जब वो वीक एसिड है तो ऑब्वियसली वो कौन होगा, वो स्ट्रॉन्ग बेस होगा। क्लियर हो गया आप सबको? इसी तरह आपने अपने एक्सरसाइज के जो न्यूमेरिकल्स हैं उनको सॉल्व करना है विद द हेल्प ऑफ दिस फार्मूला। pH का फार्मूला आपने अप्लाई करना है, pOH का मालूम करना है, और इन वैल्यूज़ के थ्रू आप किसी भी सोल्यूशन की pH और pOH वैल्यू को बता सकते हैं। क्लियर हो गया आप सबको?